राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार की सक्रियता ने बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी है। इसके बाद बीजेपी शरद पवार से इतना डर गई है कि उनको दाना डालने की कोशिश में लग गई है। चाह रही है कि कैसे भी वो उनके साथ आ जाएं, क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि शरद पवार एक्टिव हुए तो महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा हो सकता है, या ये कहें कि महायुति की सरकार ही गिर सकती है। इसलिए महायुति गठबंधन की नींद उड़ी हुई है और यही वजह है कि अब देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के सीएम हैं, जिन्हें बीजेपी ने अभी एकनाथ शिंदे को साइड करके सीएम बनाया है, उन्होंने आगे आकर शरद पवार की तारीफ कर दी है और उन्हें राजनीति का चाणक्य बता दिया है। तो क्या फडणवीस और बीजेपी पवार की सक्रियता से डर गए हैं? तो आखिर कैसे महाराष्ट्र की सियासत में आता दिख रहा है बदलाव, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये बात हर कोई जानता है कि शरद पवार बेहद वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। वो राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं और उनकी जो नीतियां हैं, वो जो रणनीति बनाते हैं, उससे उनकी पार्टी को या दूसरे दल जिसके भी साथ वो हैं, चाहे वो उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए हों या महाविकास आघाड़ी की ही अगर हम बात कर ले, तो उनके रणनीति पर चलकर हमेशा सभी दलों को फायदा होता आया है और ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। यानी शरद पवार की रणनीति काफी अच्छी होती है और इस बात को लेकर खुद पीएम मोदी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं, यहां तक कि उन्हें अपना राजनीतिक गुरु तक बता चुके हैं पीएम मोदी। और इसी बीच अब जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, सरकार भी बन चुकी है, वहां पर ये देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे को कैसे साइड करके देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया। इसी बीच अजीत पवार से भी दूरी की खबरें चलने लगी, लेकिन इन सब के बीच में अब शरद पवार की अचानक से सक्रियता बढ़ गई है और शरद पवार की सक्रियता जैसे ही बढ़ी, बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि शरद पवार के अंदर वो काबिलियत है, वो कैपेबिलिटी है कि वो हो सकता है कि अगर वो सक्रिय हो गए और वो अपने काम पर लग गए तो वो सरकार को भी गिरा सकते हैं, यानी महायुति की सरकार पलट सकती है। ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है और यही वजह है कि जैसे ही शरद पवार ने एक बयान दिया, बीजेपी एक्टिव हो गई और बीजेपी अब उन्हें मनाने की या उन्हें दाना डालने की या उनकी तारीफों के पुल बांधकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिशों में जुट गई है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसके लिए सबसे पहले हमें शरद पवार का वो बयान जानना होगा जो उन्होंने अभी हाल ही में दिया। और हालांकि इस बयान के आने के बाद कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि क्या महायुति और शरद पवार की नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह संभव नहीं है। शरद पवार कभी भी बीजेपी की विचारधारा के साथ हाथ मिलाते हुए कभी पहले भी नहीं देखे गए हैं और अभी भी दावा ऐसा किया जाता है कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, वो उद्धव गुट के साथ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी की विचारधारा के साथ वो कभी नहीं जाएंगे और ये बात उनके इस बयान से भी साफ जाहिर होती है। तो सबसे पहले हम शरद पवार के उस बयान को जान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। शरद पवार अभी हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक कर रहे थे और इसमें आरएसएस की उन्होंने तारीफ कर दी थी। दक्षिण मुंबई में वो सभा चल रही थी और उस सभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पास एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व संगठन की विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी कीमत पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। पवार ने आगे कहा कि हमारे पास भी ऐसा ही काडर आधार होना चाहिए जो छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा फुले, बीआर अंबेडकर और यशवंत राव चौहान की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। उन्होंने महाराष्ट्र में नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एसपी की करारी हार के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद हम लापरवाह हो गए थे, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन भाजपा नीत महायुति ने संसदीय चुनावों में अपनी हार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। अब यहां पर शरद पवार ने एक तरह से संघ के काम की तारीफ तो की, लेकिन एक तरह से उन्होंने तारीफ के साथ साथ उसकी विचारधारा पर हमला भी किया। लेकिन कुछ लोग अब सिर्फ तारीफ पर फोकस करके ये बयान देने की कोशिश कर रहे हैं या ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार और महायुति के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं, जबकि शरद पवार का बयान ये साफ बता रहा है कि उन्होंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से आरएसएस काम करता है उसी तरह से काम हमें भी करना है, लेकिन आरएसएस की विचारधारा पर चल के नहीं। आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल अलग है और हमें सेकुलर विचारधारा के साथ, जिसमें दलित, वंचित और शोषित सबके हक की आवाज उठाए जाए, ऐसा हमें कैडर बनाना चाहिए।
इससे पहले शरद पवार की तरफ से अपनी पार्टी को एकजुट करके महायुति गठबंधन को सख्त संदेश दिया गया था, जिसकी तरफ से शरद पवार की पार्टी में सेंधमारी की कोशिश हो रही थी। और अब पवार की सक्रियता ने महायुति गठबंधन की ये कह सकते हैं कि नींद उड़ाकर रख दी है। अब जब शरद पवार सक्रिय होते दिखाई दिए तो बीजेपी चिंता में आ गई है और कह सकते हैं कि उसकी टेंशन इतनी बढ़ गई है कि इस मामले को संभालने के लिए फडणवीस को आगे आना पड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी पर मंडरा रहा है तो वो फडणवीस की कुर्सी पर ही मंडरा रहा है। क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, शरद पवार जब एक्टिव हुए तो 2019 में फडणवीस की 80 घंटे में ही सरकार गिर चुकी थी और इसीलिए अब फडणवीस सामने आए और उन्होंने ही शरद पवार की तारीफ की और उन्होंने उन्हें राजनीति का चाणक्य बता दिया। जब फडणवीस सीएम पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देने को मजबूर हो गए थे तो उस समय इसके पीछे की जो बड़ी वजह थी वो शरद पवार की राजनीति ही थी, उनकी रणनीति ही थी। फडणवीस ने शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा है और यह भी स्वीकार किया है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। दरअसल ये खबरें भी आ रही हैं कि अजीत पवार और शरद गुट एक हो सकते हैं और ये खबरें अभी से नहीं आ रही हैं बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान से आ रही है। इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी अजीत पवार का जो रवैया रहा, जो तेवर रहे और जिस तरह से झुकाव देखने को मिला उनकी शरद पवार के लिए और शरद पवार की पार्टी के लिए, उसके बाद से ये खबरें चल रही थी कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। और अब जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं, फडणवीस अपने आगे किसी की चलने नहीं दे रहे हैं, इससे उनके सहयोगी दलों में असंतोष पैदा हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर अजीत पवार चाचा के साथ हाथ मिला सकते हैं। बस इंतजार है तो शरद पवार की एक खामी का और इसी से बीजेपी डरी हुई है। क्योंकि अगर हम शरद पवार के बारे में बात करें तो थोड़ा सा उनका इतिहास भी जानना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम शरद पवार की बात करें तो 17 अप्रैल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई थी, आप सभी को याद होगा। इसी के साथ 13वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। इसी बीच सीताराम केसरी की जगह सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था और इसके साथ ही सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित करने की बातें होने लगी थी और इन सब वजहों से कांग्रेस में बगावत हो गई थी। क्योंकि उस समय कांग्रेस सोनिया गांधी को बाहरी मूल का बताकर, विदेशी मूल का बताकर ये राजी नहीं थे कांग्रेस के लोग ही कि उन्हें पीएम बनाया जाए। और इसको लेकर जब बगावत हुई तो इसके 3 अहम किरदार थे उस बगावत के। उनमें से एक थे शरद पवार, दूसरे थे तारिक अनवर और तीसरे थे पीए संगमा। तीनों ने सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तीनों ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने पर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि एक विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री आखिर कैसे बनाया जा सकता है। सिर्फ शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ही अकेले नहीं थे सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठा रहे थे, बल्कि बीजेपी भी इस पर मुखर थी। लेकिन शरद पवार ने उस समय भी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया था। इसके बाद साल 2019 और बाद में फरवरी 2023 में भी फडणवीस ने दावा किया था कि बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार बना रहे हैं। ये बात शरद पवार जानते थे और उन्होंने इसका समर्थन भी उस समय किया था। लेकिन बाद में एनसीपी ने रणनीति बदल ली थी और वो रणनीति बदलने वाले कोई और नहीं थे, शरद पवार ही थे। और तब फडणवीस के बयान को गलत बताते हुए शरद पवार ने कहा था कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को इस तरह के झूठे दावे नहीं करने चाहिए। अब आपको महाराष्ट्र में जो साल 2019 का घटनाक्रम रहा था, जिसके चलते फडणवीस की सरकार 80 घंटे भी नहीं चल पाई थी, उसको भी बता देते हैं। तो आपको बता दें, साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 105 सीटों पर जीती थी और शिवसेना 56 सीटों पर जीती थी। इन दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि उस वक्त शिवसेना बटी नहीं थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को सरकार बनाने का स्पष्ट जनादेश मिला था। लेकिन 24 अक्टूबर को नतीजों के बाद दोनों में रार हो गई। दोनों दलों में पावर शेयरिंग को लेकर खींचतान शुरू हो गई। शिवसेना ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक दिया कि अमित शाह ने इसका आश्वासन दिया था। शिवसेना की डिमांड थी कि 2.5 साल के लिए दोनों पार्टियों से सीएम चुना जाए। बीजेपी इस पर राजी नहीं थी। 288 विधानसभा सीट वाले महाराष्ट्र राज्य में सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए थी। किसी भी पार्टी के पास यह जादुई नंबर नहीं था और फिर केंद्र सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश पर 12 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने महाविकास अघाड़ी एमबीए नाम से गठबंधन बनाया और शरद पवार ने ऐलान किया कि एमबीए की तरफ से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी
राजनीतिक ड्रामा मानो शुरू ही हुआ था। 23 नवंबर को अचानक से राष्ट्रपति शासन हटाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजीत पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलवा दी और राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। शपथ लेते ही दोनों नेताओं की तस्वीर सामने आते ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोर्चा संभाला और अपनी पार्टी यानी एनसीपी के विधायकों को एकजुट कर लिया। इस बीच शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इसके बाद कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने का आदेश दिया। लेकिन सदन में बहुमत साबित करने से पहले ही फडणवीस ने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो बहुमत साबित कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि एनसीपी ने अब सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और यह सरकार सिर्फ 3 दिन ही चल सकी थी। इसके बाद राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी और इसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों शामिल थी। एमबीए ने उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया था, यानी फडणवीस की सरकार 2019 में शरद पवार के चलते गिर चुकी और इसीलिए इस बार भी फडणवीस शरद पवार के एक्टिव होने से डर गए हैं, क्योंकि शरद पवार के अंदर ही ये काबिलियत है कि उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस को एकजुट किया था और महाविकास अघाड़ी का गठन किया था। और इसी वजह से अब जब शरद पवार सक्रिय हुए हैं और उन्होंने सभी लोगों को एकजुट होकर एक काडर बनाने की बात जो पेश की है, इसके बाद से ये माना जा रहा है कि शरद पवार किसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और अगर ये रणनीति काम कर गई, हो सकता है कि शिंदे जो पहले से ही नाराज बीजेपी से चल रहे हैं वो शरद पवार से नजदीकी बना दे। और इसकी खबरें लगातार चल रही हैं। आपको याद होगा कि शरद पवार गुट के कई नेताओं से शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख शिंदे मिलते रहे हैं। खासकर इस बात की चर्चा तब जोर ज्यादा पकड़ी थी जब एनडीए की बैठक को छोड़कर शिंदे अपने गांव जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने दिलीप वालसे से मुलाकात की थी, जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता हैं। तो उस समय भी खबरें जोरों से चर्चा में आ गई थी कि शरद पवार और शिंदे के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। यही नहीं, इससे पहले भी सुप्रिया सुले की तरफ से जो बयान अपने नेताओं को दिया गया था या उनको जो निर्देश दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि जो भी निशाना साधना है वो शिंदे पर नहीं बल्कि बीजेपी पर साधना है। तो एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से लगातार शिंदे को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही थी। अजीत पवार को तो सिर्फ एक इशारा ही करना काफी है और इसी वजह से फडणवीस बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि शरद पवार ने अब जब मोर्चा अगर संभाल लिया है तो हो सकता है कि पहले जिस तरह यानी 2019 में जिस तरह उनके हाथ से कुर्सी चली गई थी, हो सकता है कि इस बार भी उनके साथ वही खेला दोबारा हो जाए। और इसीलिए बीजेपी ने फडणवीस को काम पर लगा दिया, या ये भी कह सकते हैं फडणवीस ने खुद अपनी कुर्सी पर जो खतरा मंडराते देखा है तो उसकी वजह से वो खुद ही एक्टिव हो गए हैं और अब शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने पाले में लाने के लिए उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब फडणवीस इसमें कितना सफल हो पाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि राजनीति के जानकारों का कहना है कि जो कभी नहीं हुआ वो अभी भी नहीं होगा और शरद पवार ने कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया, तो आगे भी इसकी संभावना बेहद कम है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।